अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुनीर बोला आपका स्वागत करता हूं मुस्लिम अधिकार आंदोलन चैनल पर। और आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है भारतीय अल्पसंख्यक समाज के बारे में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दृष्टिकोण। और इस विषय पे मार्गदर्शन करने के लिए आज के हमारे मुख्य स्पीकर है माननीय प्राध्यापक राम पुनियानी सर। राम पुनियानी सर ये जाने माने लेखक है, विचारवंत है और मशहूर स्पीकर है। और हमारे भारत देश की जो सेक्युलर विचारधारा है उसे बढ़ावा देने के लिए उनका बहुमूल्य योगदान है। तो मैं अब राम पुनियानी सर से गुजारिश करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये वेबिनार्स की जो चर्चा सीरीज एक एक हफ्ते में आप करते हैं, ये समाज के प्रबोधन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात के लिए भी आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये जो लेक्चर्स हैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विचार समाज में दूर दूर तक पहुंचेंगे, ताकि एक अच्छा धर्मनिरपेक्ष भारत, लोकतांत्रिक भारत, एक ऐसा भारत जहां कमजोर लोगों को मानव अधिकार बराबर से मिलते हैं, ऐसे भारत के लिए हम काम करें। तो दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है, जो मीडिया और अल्पसंख्यक समाज, ये वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मीडिया से हम सब वाकिफ हैं कि आजकल किस प्रकार से मीडिया चलता है। और इस बात से भी हम जानकार हैं कि लोगों की जो धारणाएं, लोगों की सोच, जिसके लिए एक शब्द मैं रखता हूं, सामान्य सामाजिक सोच। ये सामान्य सामाजिक सोच जो लोगों में बनता है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज ऐसे हालात हो गए हैं कि खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी एक टारगेट पे बन गई है, एक निशाने पे बन गई है, और उसको हाशिए पर, मार्जिन पर ढकेलने की पूरी कोशिश हो रही है। अब उसमें 3-4 चीजें मैं मीडिया की बता के कारण बताना चाहूंगा कि मीडिया इस प्रकार से, जो मुख्य मीडिया है, छोटे मोटे कई अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छे अखबार भी हैं, अच्छे टीवी चैनल्स भी हैं, पर ज्यादातर मीडिया का एक कारण जो है, उसमें तो कई बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ने इन पे कंट्रोल कर रखा है। और ये कॉरपोरेट सेक्टर अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो चलाते हैं, उसके मैं 3-4 पर्सनल उदाहरण देकर इस विषय वस्तु के पीछे जाकर ये मुसलमानों को और थोड़ा सा क्रिश्चियंस को जो टारगेट करने की बात है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो अभी आपने देखा होगा, कोरोना का संकट है, इसने हमको मजबूर भी किया कि हम वेबिनार्स करें, सेमिनार के बदले वेबिनार करें। खैर, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आसान भी है, भले ही हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, पर एक तरीके से संपर्क हो जाता है। तो आपको याद होगा कि जब कोरोना दुनिया में महामारी फैल रही थी, तो चाइना में तो दिसंबर एंड से आ गई, और भारत में भी जनवरी से आ गई। अब यहाँ मैं एक नाम लेता हूँ, उसको सब लोग मजाक में उड़ाते हैं, पर मैं उस व्यक्ति को सीरियसली लेता हूँ, राहुल गांधी। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई, कोरोना का संकट जो है, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका मजाक उड़ाया गया, और जो कोरोना उस समय विदेशों से आ रहा था, उसके बारे में ख्याल नहीं किया गया होगा। आपको याद है, नमस्ते ट्रंप नाम का इवेंट अहमदाबाद में हुआ, जिसमें करीब 2 लाख लोग संपर्क में आए। उसी के साथ कनिका कपूर विदेश से आई, हजारों लोगों से मिली। एक सिख प्रचारक आए, हजारों लोगों से मिले। पर मीडिया ने पकड़ा किसको? मीडिया ने पकड़ा तबलीगी जमात को, जो 13 से 15 मार्च के बीच में जिन्होंने सेमिनार दिल्ली में की थी। और ये तबलीगी जमात ने जो सेमिनार की, पूरी परमिशन के साथ की है। तो आखिर में पूरा मीडिया, जो खासतौर से रवीश कुमार, जो आज के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, उन्होंने एक गोदी मीडिया नाम का शब्द दिया है, तो उसकी तुरंत पकड़ लिया कि ये मुसलमान, ये छुपकर बैठे थे ताकि कोरोना फैला सके, कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद, ऐसे शब्द मीडिया में आए। तो ये मैं एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूं कि कैसे ये मौका देखते रहते हैं। पत्रकार का काम होता है सच्चाई की गहराई तक जाके जो सत्ता है उससे सवाल करना,
पर ये जो मीडिया है, ये इसको जो चटपटेदार लगता है, जिससे नफरत फैलाई जा सकती है, उसको उन्होंने पकड़ लिया और लोगों में आम धारणा आई कि भारत में क्यों कोरोना क्यों फैला, तो ये तबलीगी जमात मुसलमानों के कारण फैला। ये बात एक मैं एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूं कि मीडिया जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, हम जैसे लोग सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि भाई देखो ये चाइना में तो दिसंबर एंड से आया, उसको आज कितने 7 महीने हो गए, तब तक पर हमारी सरकार मार्च 20 तक सोई रही। मार्च 24 को 4 घंटे के ऊपर नोटिस में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और उससे जो प्रॉब्लम हुए वो अलग है। पर इससे मुस्लिम समाज को कैसे टारगेट किया, इस बात को ख्याल कीजिए। मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया कि कोरोना फैलाने में वो इसमें सक्रिय है और ये कोरोना बम, कोरोना जिहादी जानबूझकर कर रहे हैं। अब यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ सालों पहले, खास तौर से 2006 से लेकर 2009-10 तक आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं हुई और खैर दुनिया में तो अमेरिका ने फैला के रखा है इस्लामिक टेररिज्म है और उसी के साथ साथ जो इस्लामिक टेररिज्म शब्द फैलाया, भारत में टेररिज्म की बहुत एक्टिविटी हुई। मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, कई जो लोग हिंदू संगठनों से जुड़े थे उन्होंने कन्फेस भी किया कि हम लोगों ने किया है। और उसमें एक जो अभियुक्त थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो तो अभी एमपी भी बन गई है। तो मेरा उद्देश्य टेररिज्म को यहाँ डिस्कस करना नहीं है, मीडिया ने इसको कैसे हैंडल किया, कैसे बताया, वो बताना चाहता हूँ। अब देखिए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुई। मक्का मस्जिद की ब्लास्ट में कई मुसलमान मारे गए और उसके बाद मुसलमानों पर ही दोष किया गया। अब ये भी बात सबको पता है, पर मैं उसमें क्या आपका ध्यान आकर्षण इस तरफ करना चाहता हूं कि जब मुसलमानों को अरेस्ट किया गया, मुसलमान नौजवानों को अरेस्ट किया गया, तो वो फ्रंट पेज न्यूज थी। फ्रंट पेज पे आया कि भाई ये आतंकवादी पकड़े गए और उन पर केसेस चले, मुकदमे चले और सब लोग छूट गए। जब वो लोग छूट गए तो ये खबर पिछले पेज पर छोटी सी खबर के रूप में आई। तो आप ख्याल कर रहे हैं कि जब उनको पकड़ा गया, फ्रंट पेज में हेडलाइन कि मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए, और जब उन पर किस साबित नहीं हुआ, उनको छोड़ा गया, तो उसमें एक छोटी सी खबर के रूप में आया। तीसरा मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि आज का मीडिया कैसे बायस्ड हो गया है। मीडिया का बड़ा तबका एक बायस्ड हो गया है और उसका कारण के रूप में मैं अभी एक थीम आपको बताना चाहता हूं। माफ कीजिए, वो मेरा पर्सनल थोड़ा उसमें जुड़ा हुआ है। मैंने एक किताब लिखी है, इंडियन नेशनलिज्म फेसेस द थ्रेट ऑफ कम्युनलिज्म। ये एक मेरी किताब है। तो क्या हुआ, इस किताब में 5-6 पेज में मैंने ये जो मुस्लिम राजाओं की बातें हैं, मंदिर तोड़ने की, धर्मांतरण की, उसके पीछे की सच्चाइयों को सामने रखा। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं? तो टाइम्स नाउ जो देश का बड़ा चैनल है, उसके रिपोर्टर मेरे पास आए, मेरे से कांटेक्ट किया उन्होंने फोन पे और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने इंटरव्यू की मेरी किताब जो जैसे 150 पेज की है शायद, उसके 3 पेज को केवल पढ़ा। और 3 पेज जो थे वो ऐसे थे कि जैसे औरंगजेब ने एक जगह मंदिर तोड़ा तो कई जगह मंदिरों को दान दिए। फिर हिंदू मुस्लिम राजाओं में जो दोस्ती थी, जो बाकी चीजें थी, वो भी मैंने बताने की कोशिश की। तो टाइम्स नाउ ने 8 मिनट का प्रोग्राम किया। उसके 2 एडिटर्स ने अलग अलग 8 मिनट का प्रोग्राम करके ये बताने की कोशिश की कि किताब में मैंने मुस्लिम राजाओं को माफ कर दिया है, मैं उनके ऊपर उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी इसको अपना मुद्दा बना के समाज में लाकर चुनाव में उपयोग करेगी। तो ऐसा कुछ मामला था ही नहीं। मामला सीधा साधा था कि जो बातों को मैं अपनी तरफ से रखता हूं, उसी बातों को एक बड़े मीडिया चैनल ने इतने निगेटिव, नकारात्मक रूप में सामने रखा। तो खैर, मीडिया की जो ज्यादा इसकी प्रक्रिया है, उसमें एक तो टेलीविजन मीडिया है, दूसरा प्रिंट मीडिया में खास तौर से जिसको
अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज प्रेस। और जो गोदी मीडिया की कुछ चैनल्स आप जानते होंगे, जो लगातार अपने प्राइम टाइम के शोज में 8-10 लोगों को बुला के छोटी छोटी खिड़कियों में बिठाकर चर्चा करवाते हैं, और एंकर लोग चिल्ला चिल्ला कर मुस्लिम विरोधी बातें, पाकिस्तानी विरोधी बातें करते हैं। ये एक उनका तरीका है। खैर, अब ये इसमें सच्चाई तो ज्यादा होती नहीं है, इसमें सांप्रदायिकता और नफरत की बातें ज्यादा की जाती हैं। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है कि समाज में जो बुरी चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ अच्छी चीजों का प्रचार करना, नंबर 1। नंबर 2, सेंसेशनलाइजेशन से बचना। और नंबर 3, किसी भी खबर की गहराई पर जाकर उस गहराई के आधार पे लोगों को प्रबुद्ध करना। अभी क्या हो रहा है, हो उल्टा रहा है। कोई भी, जैसे मैंने आपको कोरोना का एग्जाम्पल बताया, हैदराबाद के मक्का मस्जिद का उदाहरण बताया, मेरी खुद की किताब का उदाहरण बताया, तो उसमें मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो खास तौर से अल्पसंख्यकों को तो टारगेट कर ही रहा है, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों में मेनली मुसलमान और थोड़ा सा क्रिश्चियन, उसी के साथ साथ मजदूरों की समस्याओं को ये इग्नोर करता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपको याद होगा किसानों की आत्महत्या, जो हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये किसानों की आत्महत्या इतनी हो रही है तो किसानों का एक बहुत बड़ा मोर्चा 2019 के चुनाव के पहले महाराष्ट्र में बंबई तक आया, दिल्ली में गया, और इस मोर्चे को मीडिया ने कैसे प्रेजेंट किया? इस मोर्चे को मीडिया ने कहा कि इसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों की समस्या क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों ने मोर्चा क्यों निकाला, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि देखो ये किसान लोग आए और हमारे दिल्ली का ट्रैफिक जो जैम हो गया। तो खैर, ये सांप्रदायिकता की जकड़ में जो मीडिया का एक तबका आया है, उसके मैं 3 स्टेप्स आपको बताना चाहूंगा। पहला स्टेप आपको याद होगा 1975 की इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार पावर में आई, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। अब एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उन्होंने जो भी एजेंसीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं जिसका सरकार नियंत्रण करती है, उसमें पूरे सांप्रदायिक लोगों को घुसाना चालू कर दिया। यहाँ से मीडिया की गिरावट चालू हुई, पर ये गिरावट फिर भी उतनी नहीं हुई। 2004-2002 के आसपास जब अभी के प्रधानमंत्री गुजरात में पावर में आए, तो उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी गहरी दोस्ती की, और वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के नाम आप जानते होंगे। उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे मीडिया चैनल्स को खरीदना चालू किया, और जो पत्रकार धर्मनिरपेक्ष थे, जो पत्रकार न्यूट्रल थे, उन लोगों को नौकरी से निकालकर ऐसे लोगों को भरना चालू किया जो बहुत सतही, सुपरफिशियल, उथले हैं, जो वैचारिक रूप से सांप्रदायिक राजनीति में ज्यादातर घिरे हुए। तो अब ये सांप्रदायिक राजनीति में जो घिरे हुए हैं, तो इस थोड़ा सांप्रदायिकता को भी हम समझ लें, क्योंकि आज का हमारा मुख्य चैलेंज क्या है? मुस्लिम्स को टारगेट जो किया जाता है उससे हम परे कैसे जाएं। मेरे ख्याल से आज की हम जो वेबिनार कर रहे हैं उसकी कोशिश ये हो जाना चाहिए, पहले हम समझें कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है कौन सी विचारधारा के द्वारा। वो कौन से जो पत्रकार हैं कौन सी विचारधारा को मानते हैं। जैसे इनमें से कई लोग तो बहुत फेमस भी हो गए हैं, और उसमें अभी जो रिपब्लिक चैनल उसमें वो सबसे जो खतरनाक एंकर हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, वो एंकर बीजेपी के एमपी के साथ मिलकर उन्होंने वो चैनल निकाला, और वो चैनल ऐसी खबरों को लेता है जहां मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा खराब नजरों से, निगेटिव लाइट में पेश किया जा सके। तो पहला स्टेप मैंने बताया लाल कृष्ण आडवाणी 1977-78। उसके बाद 2002 के बाद जब अभी के प्रधानमंत्री वहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को एक खुला लाइसेंस दे दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैंक चेक, और इसके चलते उन्होंने मीडिया हाउसेस को खरीदना चालू किया।
और मीडिया हाउसेस में वो विचारधारा को डालना चालू किया जो मुस्लिम विरोधी है, जो क्रिश्चियन विरोधी है। इसका तीसरा भाग, वो पार्टी आप पहचान लीजिएगा नाम, जिसका चुनाव का चिन्ह कमल का फूल, वो पार्टी ने आईटी सेल बनाया। और ये आईटी सेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल का काम क्या है? फेक न्यूज को समाज में प्रसारित करना। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं फेक न्यूज का। आपको याद होगा 2013 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसमें वो लव जिहाद वाले मुद्दे का लाया गया। और लव जिहाद का मुद्दा जो लाया गया कि भाई एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को छेड़ता था, वो यूजुअल कहानी लाई गई। और उसके बाद जो दंगे हुए, उसके बारे में एक फोटो सर्कुलेट किया गया। फोटो क्या था कि 40-50 मुस्लिम दिखने वाले लोग, वो उनकी वो दाढ़ी टोपी, वो दो नौजवानों को बेरहमी से पीट रहे हैं। और उन्होंने कहा ये मुजफ्फरनगर में हुआ। जब जांच की गई तो पता चला वो सीन जो था वो मुजफ्फरनगर का नहीं था। वो जो फोटो था वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में 2 चोर पकड़े गए और वो भीड़ उनको बेरहमी से मार रही थी। तो उसको उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि जैसे ये मुसलमान लोग हिंदू नवयुवकों को मुजफ्फरनगर में इस प्रकार से पीट रहे हैं। तो अभी जो बाकी आयाम था उसके साथ आईटी सेल आ गया। आईटी सेल में खबरों को डिस्टॉर्ट करके बताना और खबरों को ऐसा बताना, जैसे एक दूसरा मैं आपको उदाहरण दे दूं कि आज हम मानते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव, भारत में बहुल्यवाद, प्लूरलिज्म, इसकी जो इसको मजबूती से जो व्यक्ति सामने लाए, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी बाद में बनी। तो नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ये लोग अलग अलग चीजें समाज में फैलाते रहते हैं। और जैसे आपने पढ़ा होगा नेहरू के बारे में, तो एक उन्होंने मेल फैलाई, इनके दादा मुसलमान थे, उनके पिता मुसलमान थे, वगैरह वगैरह। ये अभी 4 दिन पहले मैंने एक देखा क्लिप कि भाई उसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी मुसलमान थी, क्योंकि उनकी जब शव यात्रा निकली तो उसमें राजीव गांधी, राहुल गांधी और एक तीसरे व्यक्ति ये वहां कलमा पढ़ रहे थे, नरसिम्हा राव, ये 3 व्यक्ति वहां कलमा पढ़ रहे थे। अब इसकी जांच की गई। ये भी आपको बता दूं, प्रतीक सिन्हा का एक ऑल्ट न्यूज है, उस खबरों की सच्चाई को सामने लाता है। पता चला कि वो जो पूरा प्रोसेशन था वो इंदिरा गांधी की डेथ का नहीं था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी की डेथ तो दिल्ली में हुई, उसके बॉडीगार्ड्स ने की। और ये जो डेथ थी वो तो खान अब्दुल गफ्फार खान की डेथ थी। खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को देश में, नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पे अच्छे से फैलाया। उनकी अंतिम क्रिया की ये फोटो थी। उसमें नरसिम्हा राव थे, राजीव गांधी थे, राहुल गांधी थे। तो उसमें उन्होंने बता रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी का। ऐसे ही नेहरू की बदनामी, और ये दोनों चीजें साथ में चल रही है। जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनकी बदनामी एक तरफ, और दूसरे जो खास तौर से मुस्लिम और क्रिश्चियंस, इनकी बदनामी के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी समाज की बदनामी करने के लिए एक और होता है कुछ खबरों को इग्नोर करना, कुछ खबरों को अपने अखबार में जगह नहीं देना। जैसे अभी पिछले 1-1.5 साल से जगह जगह क्रिश्चियंस के विरोध में जो प्रार्थना सभाएं चल रही हैं उन पे अटैक हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म में खतरा है, और उसी के चलते आपको याद होगा पास्टर ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स की हत्या की गई थी। और ये जो पूरी घटना चली उसके साथ साथ अभी जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर जो लोग हैं वो इस प्रकार की प्रार्थना सभाओं पे अटैक्स कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और ये चीजें आपको अखबार में नहीं मिलती। तो मीडिया आज जो है एक तरफ से अल्पसंख्यकों को बदनाम करना, उन पे कीचड़ उछालना, और दूसरा
उनके मानव अधिकारों के हनन की जो घटना है उसको मीडिया से बाहर रखना। अभी आप देखिए, मेरे ख्याल से शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, मुझे उम्मीद है आपके यहाँ भी कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई होंगी शाहीन बाग के बारे में। तो शाहीन बाग का जो पूरा कार्यक्रम हुआ वो मेरे ख्याल से देश में एक अभूतपूर्व आंदोलन था। मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन, उन्होंने कितनी मजबूती से अपने समाज की बात को रखने की कोशिश की, पर मीडिया ने उसको कैसे प्रेजेंट किया? मीडिया ने या तो उसको एक सुपरफिशियल ऊपरी तरीके से उसको डिसमिस कर दिया या उसकी कंटिन्यूअस आलोचना करते रहे। तो आलोचना करना चाहिए, पर जो उसकी सकारात्मक चीजें हैं कि दिनों के बाद दिन ये महिलाएं वहां आ रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, इसके उलट क्या हुआ? आईटी सेल, अभी आप समझ जाइएगा जब मैं आईटी सेल बोल रहा हूं तो किसका आईटी सेल? वो आईटी सेल ने कहा कि जो औरतें वहां जाती हैं धरने पे बैठने, इनको 500 रुपये रोज दिया जाता है और बिरयानी दी जाती है। अब मुसलमान औरतें इसको मैनेज कर रही थी, तो उन्होंने पहले तो कहा कि भाई ये क्या बकवास हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया, आईटी सेल वालों को कहा कि भैया आप अपनी माँ और बहन को भेज दो, हम उनको 5,000 रुपया रोज देंगे। और दूसरी ने एक ने कहा कि जो बिरयानी की आप बात कर रहे हो तो बिरयानी मेरी बहू इतना अच्छा बनाती है कि आप आइए और उसको खाइए। तो ये इस छोटी छोटी बातों को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की बात यही है। ऐसी अभी वो एक बम्बई के 26/11 में वो कसाब का हुआ था, तो कहा गया था कि कसाब को जेल में बिरयानी दी जा रही है। अब इससे झूठी बात कोई हो नहीं सकती है। जेल का जो खाना मिलता है वो तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, पर एक भाई सरकार तुष्टीकरण की नीति कर रही है, मुसलमान कैदियों को बिरयानी खिलाई जा रही है, ये सब हमारा मीडिया अनक्रिटिकली, जिसको कहते हैं अनक्रिटिकल, यानी कोई भी खबर होती है आप उसके दोनों पहलू देखते हैं और दोनों पहलू देखने के बाद आप उसको जनता तक ले जाते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत गहरी है और वो जिम्मेदारी से दूर आज मीडिया का बड़ा तबका ऐसे काम कर रहा है जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। अभी इसमें एक चौथा आयाम आ गया। 3 आयाम मैंने कहे, 3 एस्पेक्ट्स आई प्रेजेंटेड, चौथा आयाम आ गया और वह सोशल मीडिया। हमारे जैसे, आपके जैसे सेक्युलर लोग जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, बाहुल्यवाद को मानते हैं, प्लूरलिज्म को मानते हैं, वो लोग चुप बैठे हैं और ये जो भाजपा प्रणीत हजारों लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स आज अपने माध्यम से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये टोटल नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई, उसमें मीडिया के 4 पहलुओं को मैंने आपके सामने चिन्हित किया। अब इसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि वैसे मीडिया तो अभी आया, पर ये मुसलमानों के खिलाफ टारगेटिंग थोड़ी पुरानी है। और पुरानी ऐसी है कि आपको जैसे पता होगा कि आजादी के आंदोलन के दौरान शुरू में जैसे एक तरफ आजादी के आंदोलन में भी 2 प्रकार के राष्ट्रवाद सामने आए। 2 प्रकार के राष्ट्रवाद सामने आए। एक प्रकार का राष्ट्रवाद जो वो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर और आधुनिक शिक्षित वर्ग से आया, ये एक प्रकार का राष्ट्रवाद आया। और दूसरा राष्ट्रवाद आया यहाँ के जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, जो समाज के बदलाव से जिनको डर लग रहा था। इनको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि तभी तक जब राजाशाही होती है, हम सब लोग राजाशाही का गुणगान करने की कोशिश करते हैं, पर याद रखिए राजाशाही में शोषण की व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। तो खैर, ये राष्ट्रवाद मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आज का मीडिया भारतीय संविधान में दिए हुए जो राष्ट्रवाद के मूल्य हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, उससे परे, उससे अलग कहीं तो भी धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार करते हैं उस थ्योरी को जो
कुछ लोगों ने पॉपुलर की है, उस थ्योरी को मानते हैं कि ये देश हिंदुओं का है और मुसलमान इसमें हिंदुओं की दया पे रहना चाहिए, सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में रहना चाहिए। तो ये कारण है कि जिसके कारण मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, सोशल मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो प्रोएक्टिवली काम करता है, और आईटी सेल, ये सब मिलकर इस प्रकार के राष्ट्रवाद के चलते मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी थोड़ा बहुत एक नफरत का माहौल खड़ा करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रवाद क्या है। ये राष्ट्रवाद के समझे बगैर हम ये समझ नहीं सकते कि मीडिया का ये हिस्सा ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्यों है। तो मैं आपको बता रहा था कि आजादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ जब समाज में बदलाव आ रहे थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिश आए, व्यापार के नाम पर आए। व्यापार के बाद उन्होंने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। सत्ता स्थापित करने के बाद हमारी संपत्ति का शोषण कर ले गए। ठीक है, उन्होंने राजाशाही को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने जमींदार शाही को डिस्टर्ब नहीं किया। तो खैर, उनके ये जो परिवर्तन है उनको आपको याद रहे, इसके लिए मैं 3 चीजों में बताता हूं सरलता से। एक तो ट्रांसपोर्ट यानी रेल, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम यानी मेल, और तीसरा आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था और आधुनिक पनिशमेंट सिस्टम, प्यूनिटी सिस्टम। इसको मिला के मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जेल। ये यानी एक थोड़ा मजाकिया शब्द मैंने इस्तेमाल किया, रेल आई, मेल आई, जेल आई, यानी समाज बदला। समाज के बदलने के साथ साथ ये जो नए वर्ग अस्तित्व में आए, कौन से वर्ग अस्तित्व में आए? अस्तित्व में आए व्यापारी पूंजीपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, मजदूर वर्ग और आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये नए वर्ग आए जो भारतीय राष्ट्रवाद की आधारशिला बने। अब ये आधारशिला बने तो दूसरी तरफ इसी के साथ साथ 2 और इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी, महत्वपूर्ण चीजें हो रही थी। ये राष्ट्रवाद जो था इसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए थोड़ा सा आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसमें धर्म का भेदभाव नहीं था। इसमें जो राष्ट्रवाद आया, उस राष्ट्रवाद में 3 आइकन्स, 3 प्रतीक भारतीय राष्ट्रवाद के मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमको समझना है आज मीडिया ये जो कर रहा है एक ऐसे राष्ट्रवाद को मान के चल रहा है जो राष्ट्रवाद आजादी के आंदोलन का भाग नहीं था। ऐसे राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है जिसको भारत के ज्यादातर लोग अभी भी नहीं मानते। तो ये हम कैसे समझेंगे? ये हम समझेंगे कि जो नए वर्ग बन रहे हैं, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षित वर्ग और मजदूर वर्ग, इसी के साथ साथ 2 और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, 2 और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। वो क्या है? एक, अंग्रेजों ने शिक्षा तो लाई, पर यहाँ का दलित डरा हुआ है, क्योंकि सदियों से उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। इसलिए दलितों को प्रेरणा देने के लिए ज्योतिराव फुले आए। उन्होंने दलितों को कहा कि आप शिक्षा के लिए जाइए, यही शिक्षा आपकी मुक्ति का मार्ग है, उसी के साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनकी सहेली सावित्रीबाई फुले की जो क्लोजेस्ट एसोसिएट थी फातिमा शेख, इन्होंने मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो ये जो प्रक्रियाएं चालू हो रही थी, इन प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब 3 व्यक्तियों में, 3 संगठनों में मिलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू गेट माई पॉइंट, कि मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि आज का मीडिया ये जो कर रहा है, ये एक प्रकार के राष्ट्रवाद को मानता है, और वो उस राष्ट्रवाद के चलते ऐसी बात कही जाती है देश हिंदुओं का है और मुसलमान और क्रिश्चियन ये विदेशी धर्म है। अब ये आप जरा मजाक में जरा देख लीजिए, धर्म देशी विदेशी नहीं होते। मेरी मान्यता है धर्म पूरी मानवता के होते हैं, पर ये जो आज का राष्ट्रवाद चलता है, ये हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पे चलकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को विदेशी धर्म मान के मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के खिलाफ एक प्रकार की छुपी हुई बातें,
अस्पष्ट बातें स्पष्ट बातों को लाता है, जिससे उनका एक जो सामाजिक चित्रण है वो बहुत नकारात्मक, निगेटिव और खराब होता है। तो खैर, मैं बात कर रहा था एक उभरते हुए वर्गों का राष्ट्रवाद, जिसमें 3 प्रतीकों को आप याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। ये 3 प्रतीक कौन है? एक, शहीद भगत सिंह, उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। दूसरे, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने एक पार्टी की रूपरेखा बनाई जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरी पार्टी जिसने पूरे देश के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके 4 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, और आप सोचिए कि मैं इस बार 4 व्यक्तियों के नाम क्या ले रहा हूं। 4 व्यक्ति कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम आप पहचान गए होंगे। मैं उसकी पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए नहीं आया, मैं विचारों को समझना चाहता हूं, तो इसलिए इन नामों का पैटर्न देखिए और राष्ट्रवाद का पैटर्न देखिए। भगत सिंह, नौजवान भारत सभा; अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया; गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको इसमें धर्म का नाम कहीं देखा? राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ा गया, और इन्हीं के आंदोलन से, इन्हीं के कार्यों से आधुनिक भारत बना, और इसी आधुनिक भारत से भारत की निशानी के लिए हमारा भारतीय संविधान बना, जो हमको 3 महत्वपूर्ण मूल्य देता है। ये 3 महत्वपूर्ण मूल्य कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और जब हम समता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी में आपका कोई भी धर्म हो, आपकी कोई भी जाति हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये सब एक बराबरी का एक माहौल जो रहता है, सबको बराबर की माना जाता है। तो यह उभरते वर्ग के लोग, तो जो मुस्लिम राष्ट्रवाद आया, हिंदू राष्ट्रवाद आया, वो आम लोगों में से नहीं आया। ये सबसे पहली बात याद रखिए कि जो भारतीय राष्ट्रवाद आया वो आम लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और इन लोगों से आया। तो जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार ये थे, जब इनको डर लगा कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है, समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, कल तक जो दलित गुलाम था वो अभी बराबरी का दर्जा प्राप्त करने की बात कर रहा है, जो महिलाएं केवल घर की 4 दीवारी के अंदर रहती थी वो शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। ये बदलावों से राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदारों में एक डिस्टर्बेंस आया, उनको एक तकलीफ हुई, तो उन्होंने संगठन बनाए। पहले एक ही संगठन था, बाद में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इसके 2 संगठन बन गए। एक संगठन बना मुस्लिम लीग, दूसरा संगठन बना हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग जो बनी, हिंदू महासभा जो बनी, शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ शिक्षित लोग, अपर कास्ट के लोग, संभ्रांत लोग इनके साथ जुड़ गए, और एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद आया, एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद आया। मुस्लिम राष्ट्रवाद वालों ने, हिंदू राष्ट्रवाद वालों ने कभी भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। आज भी उसके पहले से, उस समय से ही एक मुसलमानों का खराब चित्रण चालू हो गया, खास तौर से पार्टीशन के बाद। अब पाकिस्तान बना, पर क्या पाकिस्तान के बनने के पीछे सभी मुसलमान थे? आपको बता दूं, मुस्लिम लोग संभ्रांत लोगों की, मुस्लिम लीग संभ्रांत लोगों की पार्टी थी, हिंदू महासभा संभ्रांत लोगों की पार्टी थी। और एक ही अभी मैंने नया तथ्य मुझे पता चला कि जब 1940 में लाहौर में प्रस्ताव रखा गया कि मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान चाहिए, तो उसमें भी आम मुसलमान नहीं थे, वो आम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। एक मुट्ठी भर मुसलमान थे जिन्होंने दावा किया कि हम पूरे मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तो सबको पता है, पर ये बात कितने लोगों को पता है कि इस रिजोल्यूशन के, पाकिस्तान प्रस्ताव के विरोध में अल्लाह बख्श नाम के व्यक्ति ने दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसमें क्या किया? उसमें आम मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे। उन लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम मुसलमान पाकिस्तान के बनने के विरोध में हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा और हम
जिस भारत से जुड़े हुए हैं वो ये उसके खिलाफ है। तो अल्लाह बख्शो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, और ऐसे कितने लोग हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स जो भारतीय आंदोलन से जुड़े रहे। तो खैर, तो यहाँ से एक प्रक्रिया चालू हुई जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने की बात की गई। तो फिर एक तरफ मैंने आपको बताया भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी जो मेरे 3 आदर्श हैं, और दूसरी तरफ हमने बात की मुस्लिम लीग कैसे बनी, जमींदारों के बीच में से जिन्ना टाइप लोग आ गए उनको लीडरशिप देने। हिंदू महासभा कैसे बनी, राजा और नवाबों से बनी, और सावरकर जैसे लोग आकर उसकी फिलॉसफी को बना गए। तो आज का जो मीडिया है वो हिंदू राष्ट्रवाद की चपेट में है, हिंदू राष्ट्रवाद की गिरफ्त में है, और इसलिए वो मुसलमानों का इतना नकारात्मक प्रतिनिधित्व करता है। और ये बात खैर 1980 के बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। ये मीडिया में यहाँ मैं मीडिया में भी बहुत लोगों ने घुसपैठ की। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज घुसपैठ। घुसपैठ नहीं, इन्फिल्ट्रेशन। कई बार मैं पठान साहब से ऐसे ट्रांसलेशन के शब्द पूछते रहता हूँ, पर जनरली ये मैंने अभी समझ लिया है। घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, ये शुरू किसने किया? अब सावरकर ने जब बात रखी हिंदू राष्ट्र की, जिन्ना साहब ने बात रखी मुस्लिम राष्ट्र की, सावरकर जी ने बात रखी हिंदू राष्ट्र की, तो सावरकर जी ने उसी समय 2 और चीजें रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू वही है जो इस धरती को पुण्य भूमि और पवित्र भूमि मानता है, बाकी लोग हिंदू नहीं है और उनको इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। और एक शब्द उन्होंने सामने लाया जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, वो शब्द है हिंदुत्व। हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हिंदू धर्म जो महात्मा गांधी मानते थे, उनके फॉलोअर्स मानते थे। हिंदुत्व ये राजनीति है जो ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे, आर्य नस्ल के आधार पे और इस देश की सीमाओं के आधार पे, जो उनकी कल्पना की सीमाएं हैं उसके आधार पे उसे वो हिंदुत्व कहते हैं। तो खैर, तो ये आरएसएस मेरे ख्याल से आज दुनिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करता है, जो पार्टी इंटर्न मीडिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। कैसे, ये समझना जरूरी है। तो आरएसएस बनने के बाद नंबर 1, इन्होंने कभी तो आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, प्रचारक और स्वयं सेवक तैयार किए और उनको एक मॉड्यूल दे दिया कि अनादिकाल से हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र में सब अच्छा था, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, पुरुष स्त्रियों का आदर होता था, सभी जातियां बराबर थी। और इसमें मुसलमानों के आने के बाद जाति व्यवस्था में असमानता आ गई, स्त्रियों पर अत्याचार चालू हो गया। ये उनकी पूरी फिलॉसफी को मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। और वो जो गोलवलकर उनके दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने इसलिए डायरेक्टली कहा कि हमारा आदर्श हिटलर है, हमारा आदर्श हिटलर है, ये देश हिंदुओं का है और इस देश में मुसलमान और क्रिश्चियंस ये विदेशी हैं, उनको इनकी कृपा पर रहना पड़ेगा। तो ये जो विचारधारा आरएसएस की शाखाओं में होती है, उसको लेकर बहुत सारे लोग जाकर बाद में मीडिया को ज्वाइन करते हैं। मीडिया में ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, फटाफट नहीं हो जाता, ये इनकी ट्रेनिंग रहती है शाखाओं की ट्रेनिंग के साथ साथ ये लोग भी ऐसी किताबों के संपर्क में आते हैं। क्योंकि मेरी इतनी समझ आ गई इतने साल काम करने के बाद कि देश में धर्मनिरपेक्ष लोग ज्यादा हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग ज्यादा हैं, पर वो सब बिखरे हैं, विस्कुड़ लेले, पठान साहब शब्द सही है ना, विस्कुड़ लेले हैं, ये सब एक दूसरे से दूर हैं। और जबकि आरएसएस हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड के कारण एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के काम को वो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए नहीं जाते, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और दूसरी तरफ जो खेमा है वो 10 पार्टियां हैं, 10 प्रकार की संस्थाएं हैं, 15 प्रकार के बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं, पर कोई कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिव काम नहीं होता। नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, ये मीडिया इतनी बदमाशी कर रहा है, तो हम लोगों ने मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया?
हम लोगों ने ऐसा मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया जो इससे ज्यादा पॉपुलर हो, ज्यादा लोकप्रिय हो, ये हमारे चैनल्स ज्यादा चलें, हमारे चैनल्स में हम लोगों को ट्रेन करें, हम सोशल मीडिया से खड़ा करें, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, हम नौजवानों को ट्रेन करें कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या होता है, हम नौजवानों को ट्रेन करें कि माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, हम नौजवानों को ट्रेन करें कि ह्यूमन राइट्स के डिफेंस के लिए हमको अपना वक्त देना चाहिए और उसकी जरूरत है। तो ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मीडिया के अंदर नंबर 1 कॉरपोरेट कंट्रोल, ऐसे उद्योगपति जो रूलिंग पार्टी के साथ हैं। मीडिया जब भी निष्पक्ष नहीं रहता तो वो कुछ तो भी साइड लेता है, और आज की जो राजनीति है वो इसी आधार पर चलती है कि अल्पसंख्यकों की बदनामी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अलग प्रकार की धारणाओं को जन्म दिया जाता है। वो धारणाओं के बारे में मैंने अपने YouTube में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि मुस्लिम राजाओं से बहुत कुछ लिया जाता है, कि मुस्लिम राजाओं ने मंदिर तोड़े, मुस्लिम राजाओं ने धर्मांतरण किया, ये सब चीजें गलत है, इसको देखने का नजरिया अलग है। तो ये जो मीडिया है ये इतिहास को हिंदू मुस्लिम के आधार पे देखता है। एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ मुस्लिम है, अब उसमें क्रिश्चियन भी छोटा जुड़ गया, और ये हिंदू मुस्लिम के आधार पे देखने की प्रक्रिया को भी अंग्रेजों ने यहाँ लाया। ख्याल कीजिएगा, आज का मीडिया जो घटनाओं को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखता है, एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, वो एक्चुअली मुस्लिम विरोधी है, टारगेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स है। तो ये मीडिया जो हिंदू मुस्लिम के आधार पे चलता है, इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन में थी। जब आपको याद होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई, नेतृत्व लीडरशिप बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर के साथी तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो हमको कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। इसलिए उन्होंने राजाओं को उसके धर्म से जोड़कर रखा, और ये सांप्रदायिक राजनीति सांप्रदायिक सोच की बुनियाद है। तो इसमें जो मीडिया आज कर रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अंबेडकर उसको एक अलग प्रकार से देखते हैं। अंबेडकर भारत के इतिहास को बुद्ध धर्म के मूल्य और ब्राह्मणवाद के मूल्यों के बीच का एक टकराव देखते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि पहले बुद्ध धर्म का आना ये क्रांति था। क्रांति क्यों था? क्योंकि इसने समता की बात की। उसके बाद इसके विरोध में मनुस्मृति आई, शंकराचार्य आए, प्रतिक्रांति हुई, और उसको अंबेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं। तो एक नजरिया इतिहास को देखने का है, गरीब वर्सेस अमीर, गरीब किसान वर्सेस जमींदार। अब आप जमींदार को देखिए, जमींदार हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। गरीब किसान को देखिए, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। और एक गरीब मुसलमान गरीब हिंदू किसान का ज्यादा दोस्त होता है बल्कि अपने मुसलमान जमींदार का। ये बात याद रखिए, ये हिंदू में भी ये बात लागू होती है। पर आज जो एक सांप्रदायिक तरीका सोचने का इतना बढ़ गया है, जिसको मीडिया ने उठाया है, और मीडिया के एक तबके ने उठा के परिस्थिति को पहले से खराब कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया का तबका निश्चित रूप से जो आज हिंदू मुसलमान नहीं मुस्लिम विरोधी बातें करता है, वो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलता है। वो इस विचारधारा को लेकर चलता है कि भारत का इतिहास हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इतिहास है। जैसे मैंने इसको दोहराता हूं, बाबा साहब कहते हैं भारत का इतिहास बुद्ध धर्म के मूल्य वर्सेस ब्राह्मणवाद के मूल्यों का है, जिसमें मैं भी विश्वास रखता हूं कि बाबा साहब के ये विचार बिल्कुल सही है। तो ये मीडिया जो इस प्रकार की बात करता है, जो मुस्लिम विरोधी है, उसको यहीं तक छोड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने आपको उसको पृष्ठभूमि दे दी। आज ये जैसे मैं वो टाइम्स नाउ वाले ने 2 प्रोग्राम मेरी किताब पे किए, तो उस किताब में मैंने क्या लिखा है? किताब में मैंने यही लिखा है कि ये जो कहा जाता है, पहली बात तो मैंने ये कही कि आज का मुसलमान
मुसलमान राजाओं के काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो कहा जाता है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला, उसके बदले मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी संकलित रचनाएं खंड 3 जो 1979 में पब्लिश हुए थे, उसमें स्वामी जी लिखते हैं ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के लोगों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो खैर, तो ये एक बात हुई। फिर मैंने टेम्पल डिस्ट्रक्शंस पे तो काफी चीजें लिखी हैं। मैंने तार्किक रैशनल तरीके से इस बात को रखने की कोशिश की है, पर इतना बड़ा मीडिया हाउस टाइम्स नाउ वाला, उसने इस किताब की आलोचना की और उसको लगा कि मैं मुसलमानों का पक्ष ले रहा हूं। ये किसी का पक्ष लेने का सवाल नहीं है, सवाल है इतिहास को इसके ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने का। सवाल इस बात का है कि आज हिंदू समाज के सवाल, मुस्लिम समाज का सवाल मुख्य रूप से है रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और मानव अधिकारों की सुरक्षा। ये उनके मुख्य अधिकार हैं, पर मुख्य सवाल हैं। पर मीडिया ने किन बातों को हाईलाइट किया, जैसे राम टेम्पल का सवाल आया। अब राम टेम्पल के सवाल के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ प्रचार भी आ गया, जो बिल्कुल गलत है। उसको मैंने अलग जगह पे डील किया है, अलग जगह पे बताया है। बाबरी मस्जिद के बारे में या फिर दूसरे मंदिर तोड़े जाने के बारे में एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे मैंने शायद कहा पहले अभी, औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उसी के साथ साथ उसने कई मंदिरों को दान दिए। तो उस पर एक किताब है डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे औरंगजेब ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में अभी वो जो इसको पकड़ा गया ना, इससे सरेंडर, तथाकथित सरेंडर किया था कौन, विकास दुबे, उसी उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पास में उसने सरेंडर किया, तथाकथित सरेंडर, पता नहीं क्या था वो। इसी महाकाल के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था। तीसरा, उत्तर प्रदेश में देखिए तो वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को भी उन्होंने दान दिया था। तो खैर, इसका एक अलग कारण है। सत्ता और संपत्ति के लिए राजा राज्य करते थे, उसको विकृत करके, डिस्टॉर्ट करके आज का मीडिया उन बातों को भी आज कई बार दोहराता है। तो हमारे सामने सवाल यह है कि हम आखिर में करें क्या। ऐसे मीडिया में आज मैं निश्चित रूप से कहता हूं, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कहता हूं कि जितना खराब चित्रण अफ्रीकन अमेरिकन का अमेरिका में हुआ था, उतना ही खराब चित्रण भारत में मुसलमानों का हुआ है, दलितों का हुआ है, ईसाइयों का हुआ है, आदिवासियों का हुआ है, मजदूरों का हुआ है। तो हमारा काम ये है कि हम जो बहुत अलग अलग तबकों में, ग्रुप्स में, प्लेटफॉर्म्स में बिखरे हुए हैं, हमको अपने काम को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड, आवर वर्क हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नौजवानों के बीच में एक लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो नौजवान जो अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम इस बात के लिए दे सकते हैं कि वो समाज का काम करें, उनको हम ट्रेनिंग करें। सच्चा इतिहास क्या है, लोगों की सच्ची समस्याएं क्या हैं, बाबरी मस्जिद का सवाल क्या था, फिर गाय का सवाल क्या है, गौ हमारी माता है क्या, ये रियल सवाल है। अब इसमें देखिए, गौ का मैंने अभी नाम लाया, लिंचिंग के दौरान करीब 90 मुसलमान मारे गए, करीब 10 मुसलमान मारे गए। इसको मीडिया ने कितना कवर किया आप ख्याल कीजिएगा। मीडिया ने इसको ज्यादा नहीं कवर किया। अभी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को मारा पुलिस ने, पूरा देश हिल गया। यहाँ 90 लोग लिंचिंग में मारे गए, मीडिया ने उस प्रकार की आवाज नहीं उठाई जिस प्रकार की आवाज इसको उठाना चाहिए। तो खैर, मैं बात कर रहा था हमें करना क्या चाहिए। एक तो हम अलग थलग रह के काम कर रहे हैं, ये एक एडिशन है, ये बहुत अच्छा कदम है, पर इस कदम को जो देश में बाकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, द अदर प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द कंट्री, उससे जोड़ना जरूरी है। उसके लिए पहली बात यह है कि हम जगह जगह
डॉक्टर पठान के साथ मिलकर मैंने एक वर्कशॉप की, एक जगह वर्कशॉप की है, और उससे भी लंबी वर्कशॉप करके जब भी मौका मिले हमको अपने नौजवानों को, नवयुवतियों को ट्रेन करना है कि आखिर में सच्चा इतिहास क्या था, गांधी का रोल क्या था, मौलाना आजाद का रोल क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान का रोल क्या था, अल्लाह बख्श का रोल क्या था, और जो भारत के मुसलमान हैं उनका ओरिजिन कहां से आया। भारत के मुसलमानों के कारण पार्टीशन नहीं हुआ, पार्टीशन जो हुआ अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण हुआ, और वो ये सच्चाई लोगों तक हमको ले जाना जरूरी है। ये ऐसी वेबिनार्स के साथ साथ किताबें हैं, पोस्टर्स हैं, जब भी लॉकडाउन खुले हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा काम शुरू होता है। हमारा काम शुरू होता है कि इन्हीं चीजों को और गहराई से हम समाज के सभी तबकों तक ले जाएं। हम उसमें धर्म का भेदभाव ना करें, अपनी वर्कशॉप्स में सभी को लाने की कोशिश करें, वेबिनार्स में सभी को लाने की कोशिश करें, ताकि एक समाज की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। और जो ऐसा मीडिया है, रवीश कुमार उसको सही कहते हैं, ऐसे गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। एक दो चैनल अच्छे हैं, उनको फॉलो कीजिए, और किसको फॉलो कीजिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, जहां आजकल अच्छा आता है। एक न्यूज पोर्टल इनको कहते हैं। न्यूज पोर्टल में एक न्यूज पोर्टल है स्क्रोल, दूसरा न्यूज़पेपर है द वायर, इनके हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भी आते हैं। फिर एक है न्यूज लॉन्ड्री, और फिर एक है न्यूज क्लिक। इनमें हिंदी अंग्रेजी पोर्टल्स आते हैं, तो आप सच्ची खबरों के लिए इन पर डिपेंड कीजिए और इसको ही समाज में फैलाइए। तो एक ये चार मैंने आपको बताया, स्क्रोल, वायर, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उन्होंने आपके सामने बात भी की होगी, पता नहीं उन्होंने बताया कि नहीं, तीस्ता से तलवार, उनका एक बहुत अच्छा न्यूज बुलेटिन रोज निकलता है, न्यूज लेटर निकलता है, सबरंग.in। आप सब लोगों ने सबरंग.in को सब्सक्राइब करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसका कोई पैसा तो लगता नहीं है, पर एक सही खबर जो हमको चाहिए वो हमको मिलती है। और लोगों के प्रबोधन के लिए, जैसे खुद का भी बात मैं कई बार कहता हूँ, मेरे न्यूज चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं प्राय हर हफ्ते एक आध वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आज के मुद्दों की सच्चाई मैं रखने की बात करता हूँ। तो ये उसके साथ साथ इन चीजों को भी रखना जरूरी है। और प्लीज नोट कि आप में से जो नौजवान, नवयुवतियां इसको ज्यादा फॉलो करना चाहती हैं, इन मुद्दों को हम गांधीवादी तरीके से समझें। पूरे समाज में जो नफरत का माहौल मीडिया फैला रहा है, उसके उलट हमको एक मोहब्बत का माहौल खड़ा करना है। मैं मानता हूं कि मजहब जो है ये मोहब्बत का दूसरा नाम है, मजहब मोहब्बत का दूसरा नाम है। और ये अपने समाज में मोहब्बत फैलाना, अपने आसपास लोगों को प्रेम से देखना, लोगों को जोड़ना, कार्यक्रमों में जोड़ना और सही जानकारी पहचानना, लोगों तक पहुंचाना। तो मैंने जो आपको 4-5 पोर्टल कहे हैं उसको फॉलो कीजिए, गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, उसको देखकर अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे पोर्टल्स आ चुके हैं, वो पोर्टल्स को देखिए। और भी एक आपको बता दूं, अभी एक सत्यहिंदी.com शायद निकला है, आशुतोष का, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। इसके माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी। और जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है, सांप्रदायिकता के सवाल में निश्चित रूप से मेरा खुद का भी चैनल है, और एक मेरे दोस्त हैं आनंद पटवर्धन ने इस पे अच्छी फिल्में बनाई हैं, राम के नाम, फादर सन एंड द होली वॉर, और अभी उनका एक बहुत अच्छा सीरियल बना है जो आप सबने देखना चाहिए। कभी आनंद पटवर्धन आपके वेबिनार में आ सके तो बहुत अच्छा होगा। उनको आप बोलिए कि वो उनका जो पूरा सीरीज है विवेक रीजन, उसके बारे में आपको बताएं। विवेक रीजन 16 एपिसोड का एक सीरीज है। इस 16 एपिसोड के सीरीज को आप फॉलो कीजिए तो आपको सांप्रदायिकता पूरी तौर से समझ जाएगी और एक अच्छा मीडिया आप भी खड़ा कर सकते हैं। अंत में मेरी आपसे अपील है कि इन स्रोतों से जो आपको अच्छा मिलता है वो लेकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। 100 150 लोगों के लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नफरत फैला रहे हैं, आप उसी माध्यम से मोहब्बत फैलाइए और यही मोहब्बत
हमारे समाज की प्रगति का रास्ता होगा, हमको जोड़ने का रास्ता होगा और पूरे समाज को साथ में ले चलने का यही एक तरीका होगा। आपने मेरी बात को सुना, इतनी देर तक आपके सवालों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और मुस्लिम अधिकार आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपका आभार मानता हूं।